नमस्कार दोस्तों, मैं रामसेवक प्रजापति लाइफ एडवाइज़र। आज आपको LIC के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसे आप किसी भी व्यक्ति का बीमा करते हो या जो आपका फॉर्म है 300 नंबर, उसको आपको सही तरीके से कैसे भरना है और क्या उसमें आप जो गलती करते हो, क्या आपने LIC के 300 नंबर फॉर्म को कभी पूरा पढ़ा है। अगर कभी आपने पूरा पढ़ा होगा तो आप LIC के फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करोगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 300 नंबर फॉर्म है पूरा फिल करने का सही तरीका बताएंगे, जिससे आप 300 नंबर फॉर्म एक ही बार में पूरा भरना सीख जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन LIC के 300 नंबर फॉर्म की, जिसमें आपका सबसे पहले कॉलम दिया रहता है, जिसमें यह लिखा रहता है, यह फार्म प्रस्तावक या जिसका जीवन बीमा होना है उसके द्वारा स्पष्ट बोल्ड अक्षरों में भरा जाना चाहिए। मतलब जो आप फॉर्म अपने हाथों से भरते हो वो आपको अपने हाथों से नहीं भरना है, वो उस व्यक्ति के नाम हाथ से भरवाना है जिस व्यक्ति ने अपने नाम से बीमा कराना है। दोस्तों, जो सबसे पहला कॉलम है वो इसमें यही दिया हुआ है। इसके बाद में इस फॉर्म की बताई गई है कि इस फॉर्म में कितने सेक्शन हैं। इस फॉर्म में 4 सेक्शन हैं और 4 सेक्शन आपके अलग अलग हैं। पहले सेक्शन में उस व्यक्ति का विवरण रहेगा, दूसरे सेक्शन में किस योजना को वो लेना चाहता है, तीसरे सेक्शन में व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य एवं आत्मों का विवरण, और जो 4th सेक्शन है उसमें आपका घोषणा रहती है जिसमें आपका साइन भी होता है। दोस्तों, इसके बाद में जो ऑप्शन तीसरा रहता है उसमें रहता है, कृपया सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और विवरण को सच्चाई से भरें। मतलब जो आपका 7 ऑप्शन पहले दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप उसमें जो सच्चाई है अगर आप उसको मेंशन करते हो तो आपको क्लेम, मैच्योरिटी और LIC की किसी भी सर्विस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपका ऑप्शन दिया है, कृपया सुनिश्चित करें कि आप आवश्यकतानुसार सभी स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करें। कुछ स्थानों पर एक से अधिक हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, यह आपके हित में है। दोस्तों, अभी हर एक कस्टमर का ये सवाल रहता है कि हमारे इतने ज़्यादा साइन फॉर्म में क्यों कराए जाते हैं। दोस्तों, तो पहले ही पेज में आपका मेंशन कर दिया है, जो भी आपका कराया जा रहा है वो आपके हित के लिए कराया जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन है 5वें नंबर पर, यदि इसका जीवन बीमित किया जाना है स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर करता है या इस पर अपने अंगूठे का निशान लगाता है तो संबंधित घोषणा पूरी की जानी चाहिए। मतलब उसका साइन हो जाता है, उसके बाद में पूरा फॉर्म भरा जाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में छठा ऑप्शन है, उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न का हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाना चाहिए। स्ट्रोक, डॉट्स, डैश सवाल अनुत्तरित छोड़ने को पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सकारात्मक उत्तर के मामले में विवरण प्रदान किया जाना आवश्यक है। मतलब जो आपका फॉर्म है उसमें आपको जहां पर वह हाँ या नहीं का ऑप्शन देता है वहां पर आपको लगातार हाँ या नहीं लिखना है। अगर आप उसमें डैश, कॉमा या कुछ और लगा देते हो तो आपका वो फॉर्म भरा नहीं माना जाएगा। मतलब आपको हर एक कॉलम में हाँ या नहीं लिखना है। दोस्तों, इसके बाद में जो 7वां ऑप्शन है वो दिया हुआ है आपका, जिसका जीवन बीमा हेतु प्रस्तावित है उसके द्वारा इस प्रपत्र में काटे गए, निरस्त किए गए या परिवर्तन या परिहस्ताक्षर होने चाहिए। सफ़ेद स्याही का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई गलती हो भी जाती है तो केवल उस पर सिंगल लाइन करके उसको क्रॉस कर देना चाहिए। उस पर किसी भी तरीके का सफ़ेद मार्कर या उसमें आपको ऐसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में एजेंट द्वारा भरा जाए सबसे पहला कॉलम जो आपका है उसमें आपका BOC कोड, विकास अधिकारी का जो कोड है वो डलेगा। उसके बाद में अभिकर्ता का जो कोड है, उसके बाद लाइसेंस संख्या, समाप्ति तिथि। दोस्तों, ये सब एजेंट की चीज़ें होती हैं। उसके बाद में कार्यालय के उपयोगकर्ता, अगर आपने कोई BOC करा के रखी है तो यहाँ पर आपकी BOC की डिटेल जमा हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद जो पहला सेक्शन आता है वो आपका अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो आपके पॉलिसी बॉन्ड पर आपके अभी कराते साथ आपका जब भी तक भी पॉलिसी चलेगा तब तक वो सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी में मेंशन होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो रहता है आपके नाम का। जिस भी व्यक्ति ने अपने नाम से बीमा कराना है उस व्यक्ति का जो नाम है वो उसके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही भरा जाना चाहिए। इसमें आप दोनों तरीके से नाम जब इकट्ठा लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म है वो आपका हिंदी या इंग्लिश में भरा जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है वो इंग्लिश में छपा आता है तो दोस्तों जो नाम है उसकी सही स्पेलिंग आप इंग्लिश में लिख सकते हो। दोस्तों, इसके बाद में पिता का नाम, माँ का नाम और जो भी आपका लिंग है आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो बेसिकली चीज़ें होती हैं वो आपकी वैवाहिक स्थिति, अगर आपकी शादी हो गई तो उसमें लिख सकते हो। उसके बाद में पति का पूरा नाम, जन्म तारीख, आयु मतलब कितनी एज हो गई है आपकी अभी,
ठीक है। उसके बाद में जन्म स्थान कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो दोस्तों इसमें आप जन्म में भी आप कहीं कहीं पर ये लिख देते हो कि मतलब आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको रियलिटी का जो आपका जन्म स्थान है वहाँ का भरना है। इसके बाद में प्रस्तुत किया गया आधार आयु प्रमाण पत्र वो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो, आधार कार्ड वगैरह। राष्ट्रीयता जो आप लिख सकते हो इसमें आप इंडियन या कहीं के भी हो, यहाँ की आपको नेशनलिटी प्रोवाइड कराई गई है वहाँ की आप डाल सकते हो। इसके बाद में सिटीजनशिप मतलब नागरिकता वो आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद में मकान नंबर, शहर, जिला, देश, पिन कोड और जो आपका मोबाइल नंबर है STD कोड शायद वो लिख सकते हो। इसके बाद में स्थायी पता, ये आपका पत्राचार का पता बताया है आपने। इसके बाद में स्थायी पता भी आप इसमें अलग से मेंशन कर सकते हो। जो 15वें नंबर पर ऑप्शन आता है वो आपका एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जिसमें आपकी आवासीय स्थिति को दर्शाता है और इसमें आपके 3 या 4 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले रहता है आपका निवासी भारतीय, दूसरा अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, भारत के प्रवासी नागरिक। मतलब अगर कोई देश के बाहर रहता है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अपन अगर भारतीय है तो इसमें अपन भारतीय पर टिक कर देते हैं। दोस्तों 16वें नंबर पर जो ऑप्शन है वो है आपका विदेश का पता। अगर आप कहीं पर विदेश में जो आपका अगर कोई होम है तो आप उसका पता डाल सकते हो, जिसमें आपका LIC का जो भी सूचना है उस होम पर पहुँच जाए। दोस्तों इसके बाद में KYC और PMLA जो आपका ऑप्शन है दूसरा, उसमें आपको एक मेंशन करना पड़ता है क्या आप टैक्स जमा करते हो। तो आपको अगर टैक्स किसी भी तरीके से आप जमा करते हो तो यस करके उसमें नीचे आपको पैन नंबर डालना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं वो है आपका आधार संख्या के मामले में केवल अंतिम 4 अंकों का ID नंबर के रूप में दिया जाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, आधार कार्ड का जो नंबर है उससे कई लोग आपका मिसयूज कर लेते हैं और आधार कार्ड से आपके कई तरीके की हैकिंग सुविधा भी आजकल उपलब्ध हो गई हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका मेंशन करना है वो आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ही मेंशन करना है और आगे के जो आपके 8 डिजिट्स हैं उनको आप ब्लैंक या किसी भी ब्लैक पेन से उनको क्रॉस कर सकते हो, जिससे किसी भी व्यक्ति को उन आधार कार्ड के नंबरों का सही ब्यौरा प्राप्त ना हो सके। दोस्तों इसके बाद में जो ऑप्शन रहता है वो है आपका क्या आप GST के तहत पंजीकृत हैं, यदि हाँ तो GSTIN दें। मतलब यदि आपका GST नंबर है, आप किसी के पास अगर कोई फर्म है तो आप इसमें GST नंबर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में CKYC नंबर अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हो। दोस्तों इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है आपके व्यवसाय का। जो व्यवसाय का जो ऑप्शन रहता है ये महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसमें आपका बीमा लेना या ना लेना सारी चीज़ें तय होती हैं। दोस्तों इसी ऑप्शन के सहारे LIC आपकी वैल्यू को आंकती है और इसी ऑप्शन के सहारे LIC आपको बीमा देती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता लिखी जाती है, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है, मतलब आप कितने पास हो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। वर्तमान व्यवसाय मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब डाल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब, कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद में कार्य का स्रोत वो आप डाल सकते हैं। वर्तमान नियोक्ता का नाम, जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। कार्य का यथार्थ स्वरूप वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में पूर्ण की गई सेवा की अवधि, मतलब कितने साल से आप काम कर रहे हो वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद रहता है वार्षिक आय, जो भी आप एक साल में पैसा कमाते हो वो आपको यहाँ पर डालने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। दोस्तों इसके बाद में 8वें नंबर पर जो ऑप्शन दिया है वो दिया है आपका यदि आप सशक्त बलों में कार्यरत रहे हैं तो कृपया उत्तर दें। मतलब यदि आप किसी आर्मी, सेना या डिफेंस में किसी में भी अगर आपने कोई नौकरी की है या कर रहे हैं तो इसको मेंशन जरूर करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में चौथा ऑप्शन आता है वो आपका महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसे आप नहीं करके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने उसको पढ़ा है? अगर आपने उसको नहीं कर दिया और कहीं पर उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपने उसको मेंशन कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको भी पढ़िए गौर से। उसमें लिखा है यदि आपका व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से संबंधित है या आप ऐसी किसी खतरनाक गतिविधियों में भाग लेते हैं या ऐसे शौक़ हैं जो किसी प्रकार के खतरनाक हो सकते हैं, यदि हाँ तो इनकी जानकारी दें और संबंधित प्रश्नावली प्रस्तुत करें। दोस्तों इसमें आपका सीधा मतलब है कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो जोखिम से भरा है तो उसको यहाँ पर मेंशन करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी रहेगा वो LIC को आपकी सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है क्या आपके विरुद्ध कभी भी या वर्तमान में भारत या विदेश के किसी न्यायालय में किसी आपराधिक सिविल अपराध के संबंध में कोई जांच की जा रही है अथवा आपके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है या मुकदमा चलाया गया है या दोषी ठहराया गया है, यदि कोई लंबित आरोप है, यदि हाँ तो विवरण दें। मतलब यदि आपके नाम से कभी कोई मुकदमा हुआ है तो इसको मेंशन करें, अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। इसके बाद में क्या ऑप्शन रहता है, क्या आप राजनीतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति हैं या आप राजनीतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति के परिवार के सदस्य या नज़दीकी रिश्तेदार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार राजनीतिक रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति वह है जिन्हें अभी या कभी भी किसी दूसरे देश के प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हों। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आप देश या विदेश के किसी ऐसी राजनीति में संलिप्त हैं जैसे आपको विदेश के भी कभी कभी कोई कार्य करने पड़ते हों, तो दोस्तों ये आपका राजनीति लिप्त व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का अगर आप बीमा करते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति बीमा कराता है तो इसमें उसका पूरा विवरण देना अति आवश्यक होता है, जो आपने कभी गौर से नहीं पढ़ा है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, वो है आपका 5वें नंबर पर। कृपया भारतीय जीवन बीमा निगम के तथा किसी अन्य बीमा कंपनी से ली गई अपनी सभी पिछली पॉलिसियों का विवरण दें। पिछले 3 वर्षों के दौरान समर्पित या कालातीत पॉलिसियों सहित। ठीक है। नोट सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है वो नोट पढ़िए आप, यदि सभी विद्यमान पॉलिसियों के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है तो कृपया समान प्रारूप के अलग सीट का उपयोग करें। यह सीट बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर जो इसमें कॉलम दिए हुए हैं, अगर 5 पॉलिसियों से आपकी ज़्यादा हैं तो आप इसमें एक एनेक्जर फॉर्म ले सकते हो और इसमें साथ में अटैच करके उन सारी पॉलिसियों का विवरण दीजिए जो पिछले 3 वर्षों के दौरान उस व्यक्ति के नाम से कराई गई हैं। दोस्तों इसके बाद में जो ऑप्शन दिया रहता है वो दिया रहता है आपका पॉलिसी संख्या, मंडल का नाम, योजना अवधि, बीमा राइडर बीमित, गंभीर बीमा राइडर, दुर्घटना इतलाब। मतलब जो आपके ऑप्शन हैं वो आपका सारा ऑप्शन दिया जाना चाहिए। नीचे आपका दिया है वह क्या साधारण दरों पर स्वीकृत, अगर नहीं है तो वो भी विवरण दे सकते हैं। मतलब क्या आपने जो बीमा कराया है उसमें एज एक्स्ट्रा या किसी अन्य तरीके का जो आपका प्रीमियम है वो ज़्यादा जो नहीं लिया गया है वो भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद में चिकित्सा या गैर चिकित्सा, मतलब मेडिकल या नॉन मेडिकल, वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। दोस्तों इसके बाद क्या चालू स्थिति में है तो इसमें आप यस या नो जो भी है उसको मेंशन कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में जो 14 नंबर पर ऑप्शन रहता है इस पेज में वो है यदि हाँ या नहीं। तो दोस्तों कृपया निगम के किसी भी कार्यालय में या किसी अन्य बीमा कंपनी में कभी या अभी आपके जीवन पर कोई पत्र प्रस्तुत किया गया है या पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए आवेदन पत्र है। मतलब यदि कोई भी बीमा जो आपने कराया है क्या उसका प्रस्ताव LIC में अभी पेंडिंग में डाला है या जो आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। वापस लिया गया, स्थगित या समाप्त स्वीकृत किया गया, यदि हाँ तो पूर्ण उत्तर दें। मतलब क्या अगर इसके पहले आपने कोई भी LIC में पॉलिसी कराने का सोचा है और अगर वो आपका वहाँ से कैंसिल हुआ है तो उसको आप ज़रूर मेंशन करें दोस्तों, इससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपके लिए सुविधा ही होगी। दोस्तों इसके बाद में अतिरिक्त प्रीमियम या गहन सहित स्वीकार किया गया, यदि हाँ तो पूर्ण उत्तर दें। दोस्तों इसमें भी आप जो भी अपना मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में सी ऑप्शन जो रहता है वो है आपका प्रस्तावित की गई शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों पर स्वीकार किया गया, यदि हाँ तो पूरा विवरण दीजिए। दोस्तों अगर किसी भी तरीके से आपने जो मेंशन किया गया है कोई पॉलिसी अगर रद्द की गई है तो उसको पूरा विवरण यहाँ पर दे सकते हैं। यदि क्या आपने पिछले 1 वर्ष के दौरान निगम की कोई पॉलिसी स्वीकार ना होने के कारण वापस की है, यदि हाँ तो विवरण दें। दोस्तों वही सब है कि कोई अगर आपने पॉलिसी कराई है तो यहाँ पर आप विवरण दे सकते हो। दोस्तों इसके बाद में 5वें जो नंबर पर ऑप्शन आता है वो आता है आपका नॉमिनेशन का। 6वें नंबर पर जो ऑप्शन है वो नॉमिनेशन का है। इसमें आपका सबसे पहले ऊपर ही लिखा रहता है कि नामांकित और नियुक्त व्यक्ति का विवरण, नामांकन की सुविधा का लाभ उठाना प्रस्तावक के हित में है। मतलब यदि आप कोई पॉलिसी करा रहे हो तो उसमें नामांकन का नाम देना अति आवश्यक है। यदि आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो इसमें आप नॉमिनी शुरुआत से ही मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें ऑप्शन दिया रहता है नामित व्यक्ति का नाम और पता, लेकिन इसमें आप क्या लिख देते हो, केवल आप नामित व्यक्ति का नाम लिख देते हो। उसमें आपको नामित व्यक्ति के नाम के साथ साथ उस व्यक्ति का पता भी लिखना है। तो उस व्यक्ति का पता अगर कोई अलग है तो आप मेंशन कर सकते हो, अगर साथ है तो आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप उसको मेंशन करें क्योंकि उसमें दिया हुआ है। दोस्तों जो फॉर्म में दिया हुआ है वो केवल इसीलिए दिया हुआ है कि उसको आप पूरा भरें। अगर आप उसको पूरा नहीं भरोगे तो आपको कभी भी दिक्कत आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति उस भरे हुए फॉर्म पर आपका ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ पूछी गई है तो वो आपके हित के लिए ही पूछी गई है, जो चीज़ है वो आपके भले के लिए पूछी जा रही है। इसके बाद में हिस्सा, जो व्यक्ति जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उस व्यक्ति को आप अपनी पॉलिसी में से नॉमिनेशन में से जो भी क्लेम है या जो भी उसका परसेंटेज है, कितना परसेंटेज आप उस व्यक्ति को देना चाहते हो तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। इसमें भी आप कई लोगों को नॉमिनी बना सकते हो। दोस्तों ऐसा ऑप्शन केवल
आपका पॉलिसियों में रहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को 2 या 4 व्यक्तियों को इसमें नॉमिनी बना सकते हो। इसके बाद में उस व्यक्ति की आयु क्या, इसके बाद में बीमित व्यक्ति के साथ संबंध, मतलब क्या आपका जो बीमित व्यक्ति है उससे क्या संबंध है, आप पति पत्नी जो भी है, उसमें बच्चा है, माता पिता हैं, किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हो। यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी आप ऑप्शन है, उसमें एक अपॉइंटी चाहिए पड़ता है जो उसका माता पिता, दादा, भाई बहन, मामा, जो भी ब्लड रिलेशन वाले जो भी रिश्तेदार हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया रहता नियुक्त व्यक्ति का आईडी प्रमाण या आईडी संख्या, मतलब जो आपका फॉर्म में आवश्यक होती है वो रहता है नॉमिनी का आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट और क्या आपने उसमें लगाया है, मतलब जो भी आपने आईडी प्रूफ उसमें लगाया है उसका लास्ट का 4 अंक आपको मेंशन करना आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद में बैंक का विवरण देना, यहाँ पर आपके लिए सारा ऑप्शन दिया है, मतलब जो 300 नंबर फॉर्म है वो एक ही फॉर्म में आपके LIC के सारी डिटेल इकट्ठा कर लेगी, जिससे आपको अलग अलग तरीके से आपने सारी जानकारी देने के लिए LIC को सब कुछ देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसी में आपका बैंक का डिटेल है वो आप इसमें डाल सकते हो सबसे पहले। और इसके नीचे जो ऑप्शन है बीमे के प्रस्तावित व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है और यहीं पर आपकी मेल आईडी। दोस्तों अगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड करनी है तो उसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन आपका एक ही फॉर्म में सारा चीज़ हो जाएगी। तो यहीं पर आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपनी रजिस्टर करा सकते हो और बगल में आपके जो है साइन हो जाएंगे, मतलब वो आपके द्वारा ही दी गई है दोस्तों। इसके नीचे ऑप्शन दिया रहता है वो है आपका खंड प्रस्तावित योजना। दोस्तों जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसमें आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, जिससे आपको LIC के फॉर्म में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही क्लेम में कोई दिक्कत होगी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, LIC में अगर बीमा आप ले रहे हो या कोई आप बीमा कर रहे हो तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन इसमें दिया है बीमा का उद्देश्य। दोस्तों सबसे पहले आपके बीमे का उद्देश्य तय होना चाहिए कि आप बीमा किस लिए करा रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ऑप्शन है बचत, उसके बाद जोखिम कवर, उसके बाद है बचत और जोखिम कवर, मतलब आपकी सेविंग भी हो रही है और आपका बीमा भी चल रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको दोनों पर टिक करना है दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर है उस पर टिक करना है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिया है प्रस्ताव किसके तहत है, मतलब ये प्रस्ताव व्यक्तिगत जीवन के लिए है, नियोक्ता कर्मचारी योजना, HUF MWP, मतलब क्या आप अपने नाम से खुद से ही बीमा लेना चाहते हो या आप किसी कर्मचारी योजना के अंतर्गत बीमा लेना चाहते हो, या आप HUF या MWP, मतलब जो भी जिस तरीके से आप बीमा लेना चाहते हो उसमें आप मेंशन करिए, ठीक है। इसके बाद में जो नीचे नोट दिया है उसको आप ध्यान से पढ़िए। यदि प्रस्ताव व्यक्तिगत जीवन के तहत नहीं है तो कृपया प्रस्ताव पत्र के साथ संबंधित प्रश्नावली अनुसंलग्न समर्थक दस्तावेज जमा करें। मतलब अगर आप अपने नाम से बीमा नहीं ले रहे हो, किसी संस्था या किसी ऐसी नियोक्ता द्वारा आप बीमा ले रहे हो, तो वहाँ का आपका आईडी प्रमाण पत्र या जो भी वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे, तभी वो आपके नाम से बीमा माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया है ये आपका एक महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाई थी कि जो राइडर हैं LIC के कितने तरीके के राइडर होते हैं, और उन राइडर के बारे में इस तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया है जो आपकी पॉलिसी में आपके लिए एक कवर का काम करते हैं। उन्हीं राइडर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका नोट दिया हुआ है कृपया मूल जीवन के साथ राइडर्स को टिक करें जिसे आप योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो राइडर है वो है LIC का नया अवधि राइडर, मतलब LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, मतलब इसमें आप टर्म इंश्योरेंस राइडर ऐड कर सकते हो और नीचे आप मेंशन कर सकते हो। तो इसमें आपका टर्म इंश्योरेंस भी ऑप्शन का इसी में दिया रहता है, इसी के द्वारा आप इसको कर सकते हो दोस्तों। दूसरे नंबर जो ऑप्शन है LIC का नया गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर, दोस्तों क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 तरीके की जो बीमारी होती हैं वो इसमें कवर होती हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसे आपका कैसे हार्ट सर्जरी, ये सब ऐसी बीमारी होती हैं, इसको भी आप इसमें ऑप्शन दूसरे नंबर पर कर सकते हो। तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो है आपका LIC का प्रीमियम पेवर बेनिफिट राइडर, मतलब प्रीमियम परित्याग हितलाभ राइडर, जिसे आप PWB राइडर कहते हैं। PWB राइडर का बेसिकली मतलब होता है बच्चों के लिए अगर कोई पॉलिसी करा रहे हैं तो उसमें आपका PWB राइडर लगता है। और PWB राइडर इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसी प्रस्तावक जिसने अपने बच्चे के नाम से पॉलिसी कराई है तो बच्चा बीमा
पॉलिसी चलाने के लिए सक्षम नहीं रहता है, तो ऐसे में LIC उस प्रीमियम को कंटिन्यू जमा करती है और सामने वाले जो बच्चा है उसके लिए जब मैच्योरिटी का जो टाइम आता है, जब वापसी का जो समय आता है, उस समय उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए वो पैसा पूरा वापसी मिल जाता है, जिसमें उस बच्चे के पिता या जो भी उसका प्रस्तावक है उसकी डेथ के बाद में उसने 1 भी रुपये जमा नहीं किया और पूरा उसको मिल जाएगा। इसका मतलब होता है PWB राइडर। इसके बाद में जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका LIC का दुर्घटना हित लाभ राइडर AB। दोस्तों ये बेसिकली राइडर हर एक पॉलिसी में लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है आपका AB राइडर, मतलब एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, दुर्घटना हित लाभ राइडर। दोस्तों अगर आप इसको टिक करते हो तो आपको अगर कोई दुर्घटना से मृत्यु होती है तो जो भी आपका बीमा धन है उसका डबल मिलेगा। अगर आपने इस ऑप्शन को टिक नहीं किया है तो आपको बीमा धन एक ही जैसा मिलेगा, चाहे आपका दुर्घटना हो चाहे नॉर्मल हो। दोस्तों इसके बाद में एक और ऑप्शन दिया है LIC की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता हित लाभ राइडर AD&DB। जैसा कि मैंने आपको बताया था AD/DB राइडर भी एक होता है। तो AD/DB राइडर का मतलब होता है वो दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम से पॉलिसी कराई है और अगर वो व्यक्ति अपंग हो जाता है तो क्या उसको LIC देगी। दोस्तों वो आपका AD&DB राइडर है, वो आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से LIC उसके लिए ऑप्शन रहता है कि सम एश्योर्ड का 100% आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद में सम एश्योर्ड का 1% हर मंथ आपको 10 साल तक कंटिन्यू मिलेगा। उसके बाद में जो आपके प्रीमियम है वो सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। दोस्तों ये आपका AD&DB राइडर है। दोस्तों इसके बाद में जो 5वां ऑप्शन है वो है आपका बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा चयनित योजना, बीमा राशि, राइडर का चयन, राइडर चयनित योजना के तहत उपलब्धता के अधीन है। मतलब जो भी आप इसमें मेंशन कर दोगे वही आपके नाम से दिया जाएगा। LIC आपके द्वारा ठहरा जाना इसलिए तय करती है कि जो आप तय करते हो उसी को LIC आगे कंटिन्यू करती है। दोस्तों इसमें आपका योजना अवधि, प्रस्तावित बीमा धन, मतलब कौन सा प्लान आप लेना चाहते हो, उसके बाद में बीमा धन कितना है, उसके बाद में कैसा आप जमा करना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, उसके बाद में अवधि बीमा राइडर, मतलब कितने का आपने इसमें इंश्योरेंस ले रखा है अलग से, इसके बाद में क्रिटिकल इलनेस राइडर, इसके बाद में दुर्घटना राइडर, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो AB वाला। इसके बाद में सबसे बगल में अगर जैसे आपके लिए कोई बैकडेट करना है तो उसके लिए भी आपको एक अलग से फॉर्म देना पड़ता है। दोस्तों ये LIC का जो 300 नंबर फॉर्म है इसमें केवल आपके 10-12 पेज हैं, लेकिन इस 10-12 पेजों में आपके 15 से 25 या 30 पेज ऐसे होते हैं। जैसे अगर आप इन सब चीज़ों को अलग अलग से मेंशन करोगे तो आपको 25-30 फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको बीमा कराने के लिए। दोस्तों अगर आपको बैकडेट करना है तो बगल में छोटा सा ऑप्शन दिया रहता है, उसमें आपको टिक करना है कि आपको किस डेट से बैकडेट करना है। नीचे लिया है पुलिस कर्मियों हेतु, यदि आप पुलिस में हो तो इसको मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं हो तो मेंशन करना आवश्यक नहीं है। यदि नीचे ऑप्शन दिया है अर्धसैनिक बल तो इसमें आप अगर हो तो यस कर सकते हो, नहीं हो तो नो। क्या आप पुलिस ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना हित लाभ राइडर, LIC के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हित लाभ राइडर का लाभ उठाना चाहते हैं? यदि हाँ तो हाँ और ना तो ना। दोस्तों इसके बाद में SS पॉलिसियों के लिए भुगतान अधिकार का कोड या विभाग संख्या, बैच या SR नंबर। दोस्तों ये केवल आपका SR नंबर इसलिए डलता है कि आपका जो नौकरी है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाए। केवल अवयस्क जीवन बीमा के मामले में यदि LIC का प्रीमियम परित्याग हित लाभ राइडर प्रस्ताव हो तो उत्तर अपेक्षित हैं। दोस्तों जो आपका नीचे दिया है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इन केसेस इंश्योरेंस और माइनर लाइफ, तो दोस्तों इसमें आपका ये फॉर्म में यहाँ पर नीचे जो भी आपका ऑप्शन दिया है इसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हो। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं, क्या आप उपरोक्त से सहमत हैं? यदि आप हाँ हैं तो आप हाँ कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर आप यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हो। LIC के प्रीमियम परित्याग हित लाभ राइडर के प्रस्ताव पर विचार तभी किया जाना चाहिए यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हाँ है। मतलब यदि आपका हाँ, इसमें आपने यस हाँ कर दिया है तभी इन सब चीज़ों पर विचार किया जाएगा। यदि आप इसमें नो कर दोगे तो इसमें किसी भी तरीके की कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है LIC को। दोस्तों इसके बाद में 5वां ऑप्शन है वो है LIC आधारशिला तथा LIC आधार स्तंभ के तहत प्रस्तावित होने पर ही उत्तर अपेक्षित हैं। मतलब यदि कोई आपने LIC की आधारशिला आधार स्तंभ पॉलिसी ली है तो इसको भरना आवश्यक है, नहीं तो नहीं है। दोस्तों इसके बाद में योजना के विनिर्देशों और LIC के जीवन अमर के अनुसार लागू होने पर ही उत्तर दिया जाए। मतलब यदि आपने कोई पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस जैसे जीवन अमर कराया है तो इसको मेंशन करें, वरना इसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों फिर भी कई लोग इसमें ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं कि धूम्रपान करने वाला या ना करने वाला, क्योंकि वो
सरल सरल आपको दिखता है साफ साफ, तो उसमें भी आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद में जो आपका ऑप्शन रहता है वो रहता है आपका 8वें नंबर पर समकक्ष प्रस्ताव। मतलब इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है क्या आपका जीवन निगम के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य बीमाकर्ता के समक्ष बीमा का पुनर्चलन के लिए आवेदन हेतु स्वीकार किया गया है या विचाराधीन, यदि हाँ तो विवरण दें। दोस्तों मतलब आपकी कोई पॉलिसी है जिसको आपने पुनर्चलन के लिए LIC के किसी अभिकर्ता को दी हुई है, तो यदि आपका मेंशन हुआ है उसमें तो कर सकते हैं, ठीक है। क्या जीवन साथी और बच्चे के जीवन पर एक साथ प्रस्तावित है, यदि हाँ तो विवरण दें। मतलब क्या आपने और आपने जो भी आपका मतलब जीवन साथी है उसके साथ में आप पॉलिसी करा रहे हो तो उसको मेंशन करें यहाँ पर। क्या आप परिपक्वता लाभ किस्तों में लेना चाहते हैं। दोस्तों ये आपका एक और अलग से फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक अलग टॉपिक हो गया। इसमें आपका दिया हुआ है कि जब आपकी मैच्योरिटी होगी क्या आप उसको किस्तों में लेना चाहते हो या एक साथ लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको यस या नो में कंफर्म करना होगा। उसी हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो शुरुआत से ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में क्या आप मृत्यु लाभ किस्तों में लेना चाहते हो, तो वो भी आप यहीं पर मेंशन कर सकते हो, तो वो भी आपका यहीं पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका क्या सहमति का जो ऑप्शन है उसमें दिया है क्या आप लेने हेतु प्रस्तावित योजना के नियम और शर्तों को पूरी तरह समझ लिया है। यदि हाँ समझा है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं समझा है तो नो लिख दीजिए। दोस्तों यदि आपने नहीं समझा है तो आप पॉलिसी लेने के लिए सक्षम नहीं हो, मतलब आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद में हाँ टिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद में क्या प्रस्तावित योजना के नियम शर्तों और अन्य जानकारी जो आपके द्वारा बीमा के अपने उद्देश्य के मिलान के लिए आवश्यक हो एजेंट द्वारा आपको बताई गई है। जब तक आपको जानकारी नहीं बताई जाए तब तक आप इसमें हाँ नहीं करें, और जब आपको जानकारी बता दी जाए उसके बाद में ही आप हाँ करें। मतलब जो भी आपके नियम एवं शर्तें हैं वो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में नीचे आपके साइन भी होंगे, और साइन का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि आपके द्वारा ही यह फॉर्म भरा गया है। दोस्तों जो आपकी बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि उस चीज़ की आपको पूरी जानकारी नहीं होती है, और आप उसमें नीचे साइन करके बस टिक, जहाँ पर भी आप एजेंट आपको टिक करके बता देते हैं, हम लोग आपको बता देते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपको बीमा फॉर्म में टिक करके बता देता है यहाँ पर साइन करना है। यदि आप सक्षम हैं पढ़ने के लिए तो आप उसको देखिए और पढ़िए। दोस्तों इसके बाद में जो ऑप्शन दिया है खंड का है स्वास्थ्य और आत्मा का व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण। इसमें आपका सबसे पहले हाइट लिखा जाएगा, जो भी आपकी लंबाई है, उसके बाद में वजन। इसके बाद में जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया रहता है ये आपके लगभग 14-15 जो ऑप्शन है इसमें आपकी केवल बीमारियों का ऑप्शन दिया है। तो अगर किसी भी बीमारी का आपने इलाज कराया है या 1 हफ्ते या 1 महीने या 6 महीने कहीं पर भी आप एडमिट रहे हो, तो उन सब बीमारियों का यहाँ पर मेंशन कराना आपको अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों वैसे भी आप कहीं ना कहीं उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराए रखे होगे। अगर आपने कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कराया है और वो यहाँ पर आप मेंशन नहीं करते हो, और कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है भगवान न करे, तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगी और आपका मेंशन कराया जाएगा कि दोस्त जब आप यहाँ पर एडमिट थे तो आपने LIC को क्यों नहीं बताया। मतलब आपने LIC सत्यता छुपाई है, और ऐसे टॉपिक पर उसमें LIC आपको क्लेम देने से मना भी कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी क्लियरिटी है वो आप इसमें मेंशन करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी रहेगा आपकी एक छोटी सी जांच आ जाएगी और आपका जो केस है वो आपका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ऑप्शन दिया रहता है वो है आपका मद्यपान, नशीले पदार्थ, अन्य कोई मादक द्रव्य। क्या आप पिछले 60 माह या किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद सम्मिलित हैं, लेकिन तंबाकू सिगार, सिगरेट, बीड़ी, चबाने वाले तंबाकू तत्व, खुशबूदार पान मसाले आदि सीमित नहीं हैं, ठीक है। का धूम्रपान करते हैं या आप कभी धूम्रपान किया है, उपयोग करते हैं या किया है, स्टिक पैकेट आदि प्रतिदिन और ग्राम प्रतिदिन। मतलब इसमें आप मेंशन करें कि आप कितना क्या यूज़ करते हो या क्या आप मद्यपान है, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसमें आपको LIC का बीमा मिल जाएगा, बीमा मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अगर इसमें आप यस कर देते हो और उसको मेंशन कर देते हो तो आपको क्लेम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जब किसी चीज़ की इंक्वायरी होती है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पॉलिसी में क्लेम में दिक्कत हो जाती है, और जो रिजेक्शन का रेशियो है वो लगभग 1% है। वो इन्हीं सब चीज़ों में मेंशन होता है कि किसी व्यक्ति के नाम से मान के चलो उसने दारू पीता है मतलब, और उसके जो फेफड़े हैं वो ख़राब हो चुके हैं, लंग्स जो ख़राब हो चुके हैं, और उसका इसमें मेंशन उसने नहीं किया है कि वो मद्यपान का यूज करता है, तो दोस्तों जब उसका कोई पोस्टमार्टम होगा तो उसको साफ साफ उसमें दिखाया जाएगा दोस्तों कि इसका ज़्यादा शराब पीने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो गई है दोस्तों। तो उसमें आपका जो क्लेम है वो LIC
कभी कभी आपको नहीं देगी और आपका क्लेम रोक देगी। दोस्तों तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना अत्यंत आवश्यक हैं, जो आप कभी ध्यान नहीं देते हो। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन, इसमें आपका पारिवारिक इतिवृत्ति लिखा जाएगा कि आपकी पिता किया, माता किया, भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी, बच्चे। अगर किसी व्यक्ति के पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं आप। मृत्यु के समय, आयु, क्या कारण से उनकी डेथ हुई थी। इनसे क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ किसी एज, पर्टिकुलर एज में हो रही है तो उसमें भी आप उस व्यक्ति की एज का पूरा थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन लगा सकते हो, क्योंकि उसमें भी 70 से 80% संभावना वही रहती है। और दोस्तों किस बीमारी से उनकी डेथ हुई है तो वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में महिलाओं के लिए ऑप्शन है, उसमें आप देख सकते हैं जो भी उसमें है क्लियर आप भर सकते हो। उसके बाद में उनके पति का नाम और व्यवसाय का ऑप्शन है, और उनके नाम से अगर कोई पॉलिसी है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद में उस व्यक्ति के फिर साइन होंगे, मतलब ये सब जानकारी भी उसने खुद अपने हाथ से दी है। दोस्तों इसके बाद में प्रस्तावक द्वारा घोषणा। दोस्तों इस टॉपिक को कोई भी एजेंट, कोई व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं पढ़ता है, जो LIC के लिए बीमा कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है भाइयों। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, केवल उसमें आप नाम लिख देते हो, कभी आपने उसको पूरा नहीं पढ़ा है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो उसके लिए आपको धन्यवाद, और आप उस चीज़ को समझते होगे। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ, 2 मिनट लगेंगे उसके। जिसे इसमें जीवन बीमा के लिए प्रस्तावित किया गया है, एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त प्रकथन और उत्तर मेरे द्वारा प्रश्नों को पूरी तरह समझ लेने के बाद दिए गए हैं, और यह सही है तथा प्रत्येक विवरण पूर्ण है, और मैंने कोई सूचना छपाई नहीं है। मैं एतद् द्वारा इस बात से सहमत हूँ और घोषणा करती हूँ कि मैं प्रकथन और यह घोषणा मेरे और भारतीय जीवन बीमा के मध्य बीमा अनुबंध के आधार होंगे, और यदि इसमें कोई असत्य कथन पाया जाएगा तो अनुबंध के रूप में समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब दोस्तों यदि आपकी कोई गलती इसमें पाई जाती है तो इसमें कार्रवाई की जा सकती है। यह आपने खुद अपने हाथ से मेंशन किया है। आप कहते हो कि ये हमसे कभी पूछा ही नहीं गया है, तो ये आपसे पहले ही पूछा गया है कि अगर कोई गलती पाई जाती है तो LIC उसको अपने हिसाब से मैनेज करने का अधिकार रखती है। दोस्तों इसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, किसी प्रचलित कानून, रीति रिवाज, रस्म या प्रथा के कारण किसी भी चिकित्सक, अस्पताल और नियोक्ता को गोपनीयता के आधार पर मेरे स्वास्थ्य या नौकरी से संबंधित किसी भी जानकारी या सूचना के प्रकट करने पर प्रतिबंध होते हुए भी मेरे उत्तराधिकारी, वसीयत, प्रवर्तकर्ता, कारिंदा, मुख्तार, अभ्यर्थी या अन्य इस प्रकार के कोई सूचना हो तो वे भारतीय जीवन बीमा निगम की ऐसी सूचना देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एतद् द्वारा सहमति देते हैं कि व्यक्ति का संस्थान जिसके पास इस प्रकार की कोई सूचना हो वे भारतीय जीवन के लिए सूचना दे सकते हैं। मतलब जो आपके सगी संबंधी हैं, उत्तराधिकारी हैं या कारिंदा, मुख्तार, अभ्यर्थी हैं, वो आपकी LIC में किसी भी तरीके की सूचना को दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो ऑप्शन दिया है वो दिया है आपका, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि प्रस्ताव किए जाने की दिनांक के बाद किंतु प्रथम प्रीमियम रसीद जारी होने के पूर्व यदि मेरे व्यवसाय में कोई परिवर्तन हो जाता है या मेरी आर्थिक स्थिति अथवा मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, अथवा यदि मेरा कोई बीमा प्रस्ताव या पॉलिसी के पुनर्चलन कराने के लिए नियम के किसी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन पत्र वापस ले लिया जाता है, यदि रद्द, स्थगित या स्वीकार कर दिया जाता है, या अतिरिक्त बीमा शुल्क गहन स्वीकार किया जाता है, अथवा प्रस्तावित शर्तों के अलावा अन्य शर्तों पर स्वीकार किया जाता है, तो बीमा स्वीकार किए जाने संबंधी शर्तों एवं पुनः विचार करने के लिए नियम की आवश्यक लिखित रूप से तत्काल सूचना प्रेषित करूंगा या करूंगी। मेरी ओर से सूचना प्रेषित करने के लिए किसी प्रकार की असावधानी होने पर समय समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब दोस्तों
अगर किसी व्यक्ति ने कोई पॉलिसी करा के रखी है और उस व्यक्ति की फैमिली में कोई दिक्कत आती है, उसके स्वास्थ्य में कभी कोई दिक्कत आती है, तो इसको अगर वो मेंशन करता रहता है तो उसको क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब LIC उस बात को कहती है कि अगर आपकी फैमिली में जैसे मतलब जो भी व्यक्ति आपका नॉमिनेशन है, यदि नॉमिनेशन वाली व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको आप LIC में जाके चेंज करा सकते हो। तो LIC क्या करेगी, उस व्यक्ति को वहाँ से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको भी आप उस पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हो उसको इसमें ऐड कर देगी। मतलब आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी जब किसी कोई क्लेम की दिक्कत आती है। दोस्तों इसके बाद में मैं KYC दस्तावेजों जैसे आदि निवास में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत निगम को सूचना करूंगा। मैं सेंटर KYC रजिस्ट्री के साथ अपने डेटा को साझा करने और इस संबंध में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री के फ़ोन, SMS, ईमेल प्राप्त करने के लिए भी सहमति देता हूं। मतलब अगर कोई भी LIC आपका जो भी सिस्टम है उसको आपको ईमेल पर भेज सकती है, इसके लिए भी आपने यहाँ पर सहमति दे दी। दोस्तों इसके साथ ही ऊपर आपने जो सहमति दी है वो इसलिए दी है कि आप कभी भी अपने आधार कार्ड में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जो भी उसमें है, अगर आप उसको कभी चेंज कराते हो तो उसके लिए भी आप LIC में उस सब चीज़ों को चेंज करा सकते हो। दोस्तों इसके बाद में ऑप्शन है, मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में बीमा पॉलिसियों की सर्विसिंग, इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ाने, अधिसूचित करने के संबंध में दावा आदि स्थिति के बारे में निगम की ओर से नीचे दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल पर फ़ोन कॉल, SMS प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। मतलब यहाँ पर भी आपने मोबाइल वगैरह के लिए सहमति दे दी। मैं समझता हूँ कि निगम जीवन बीमा इस प्रस्ताव का वैकल्पिक शर्तों स्वीकार, स्थगित, छोड़ने, अस्वीकार करने या प्रस्तावित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों पर स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों ये आपका सब कुछ सिस्टम है, ये LIC के लिए आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और सबसे नीचे ऑप्शन दिया, मैं यह भी समझता हूँ कि पॉलिसी के तहत प्रीमियम और लाभ सहित नियम और शर्तें समय समय पर लागू कानूनों के अनुसार कर शुल्क के अधीन है। मतलब कभी भी LIC में आपका GST जो भी है गवर्नमेंट के हिसाब से उसमें ऐड किया जा सकता है, जिसमें आपने यहाँ पर उनको परमिशन दे दी है। दोस्तों जो सब भी चीज़ें आपकी परमिशन LIC पहले ही आपसे ले लेती है। दोस्तों इसके बाद में आपका ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आपको उस दिन की जो भी आप जिस दिन आपने इसको मेंशन किया है उस दिन की आपको यहाँ पर तारीख डालनी है और नीचे उसमें आपको साक्षी के हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं कि मतलब किस व्यक्ति ने आपका इस चीज़ की गवाही दी है उसको यहाँ पर आप मेंशन करिए। उसके बाद में आपके साइन होंगे बगल में जिसमें आपको साइन करने पड़ते हैं। उस समय आपको ऊपर तारीख, दिनांक और स्थान भी जो भी है वो लिखना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद में एक और घोषणा आप नीचे करते हो कि यह घोषणा प्रपत्र भरने वाले व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए। हस्ताक्षरित किए जाने पर संबंध में या प्रस्तावित व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति प्रस्ताव पत्र स्वयं भरने के सक्षम ना हो। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ, मेरे प्रस्तावक को उपरोक्त प्रश्न भलीभांति समझा दिए हैं और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों सत्यतापूर्वक उसमें प्रस्तावक की पूर्णता समझने के बाद ही अपने अंगूठा का निशान हस्ताक्षर सत्यापित किया है। मतलब ये सब चीज़ें हैं आपकी, सबको समझने के बाद ही की जानी चाहिए, ऐसे इसको टिक नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में फिर आपके बीमा जिसके नाम से कराना है उसके साइन होंगे। दोस्तों इसके बाद में ऑप्शन दिया रहा है, इसमें नीचे दिया गया है, यदि प्रस्तावक अनपढ़ है तो प्रस्तावक की अंगूठा निशानी किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जिसकी पहचान सरलता से हो सकती है को जो नियम से संबंधित ना हो प्रमाणित की जानी चाहिए और उन्हें यह घोषणा भी करनी चाहिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया रहता है कि किसी व्यक्ति के नाम से अगर बीमा करा रहे हैं, अगर वो अनपढ़ है, उसका अगर थंब लगाता है तो उसमें किसी ऐसी व्यक्ति का यहाँ पर गवाही लगती है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर अपना अटेस्टेड करना पड़ता है जो इस निगम से संबंधित ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी वकील, CA या किसी प्रधान इस जो भी किसी भी व्यक्ति के नाम से आप इसको अटेस्ट करा सकते हो। दोस्तों इसके बाद में जो सेक्शन 48 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 बीमा अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है उसको आप गौर से पढ़िए। दोस्तों इतना सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो 300 नंबर फॉर्म है वो एक बीमा कराने के लिए उसकी लाइफ है और एक एजेंट के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी होती है। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्म की पूरी सत्यता नहीं समझते हो तो आपको LIC में बहुत सारी दिक्कत होंगी। तो दोस्तों इस टॉपिक को जो लास्ट टॉपिक है उसको आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि जीवन बीमा की पॉलिसी की तिथि अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि, जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से 3 वर्षों की समाप्ति पर जो भी बाद में हो किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है। मतलब अगर
आपने किसी भी पॉलिसी जो आपने कराई है, अगर आपकी पॉलिसी 3 साल चल गई है तो आपको किसी भी तरीके कोई राइडर में आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर 3 साल के पहले कोई दिक्कत होती है तो आपको वापस बुलाया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी होने की तिथि, जोखिम आरंभ होने की तिथि व पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि या 3 वर्षों से अंदर किसी समय जो भी बाद में हो धोखाधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब दोस्तों, यदि आपने कभी पॉलिसी अपनी रिवाइव कराई है और उसमें आपका कोई भी ऐसा टॉपिक पाया जाता है जो आपने उसमें मेंशन नहीं किया है और उसी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो गई है या उसी दिक्कत से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, या आपने कोई पॉलिसी कराई है और उस पॉलिसी कराते समय आपने उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया था जिस चीज़ से उस व्यक्ति की डेथ हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर उस व्यक्ति के परिवार वालों को या आपको वहां पर LIC ऑफिस बुलाने का LIC पूरा अधिकार रखती है और आपको बुला भी सकती है। दोस्तों, इसके बाद में जो ऑप्शन है वो है आपका शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामित या समूह निदेशक को लिखित में उन आधारों पर तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा जिसके आधार पर वह फैसला लिया गया है। दोस्तों, इसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं उसको LIC को पहले सूचित करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही उन सब चीज़ों पर डिसीजन लिए जाते हैं। स्पष्टीकरण, यह उपधारा के प्रयोजन हेतु धोखाधड़ी का अर्थ बीमाधारक या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने के बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रस्तावित करने के इरादे से किया निम्नलिखित में से कोई कार्य सुझाव जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है या तथा जिसके सच होने का बीमाधारक को विश्वास नहीं है। बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छुपाना या उसकी जानकारी में ना था, उसकी वास्तविकता का उसे विश्वास था। धोखाधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम तथा कोई अन्य ऐसा कदम भूल चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता है। स्पष्टीकरण, बीमाधारक द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार बीमाधारक या उसके एजेंट का यह कर्तव्य है बोलने से चुप रहना या अन्यथा उनकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर है। मतलब यदि आपने कोई धोखाधड़ी की है तो उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है उनने। और इसके बाद में इनने कई ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिसे आप भूल चूक कह सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा भूल चूक होने वाला इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मतलब अगर कोई आपके लिए बीमारी है और इसमें आप मेंशन नहीं करते हो तो वो आपको यहाँ पर क्लेम देने के लिए मना कर सकती है। दोस्तों, इसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो हमको बताते हैं। तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो है आपका उपधारा 2 के कुछ भी निहित होने के बावजूद कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है अगर बीमाधारक लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा दी गई गलत बयानी उसके अधिनियम जानकारी के अनुसार सही थी और उसके जानबूझकर तथ्यों को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। तो कथित गलत बयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था, स्पष्टीकरण जानकारी में था। धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसी धारक जीवित नहीं है तो। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर उस व्यक्ति ने उस चीज़ को एजेंट ने अगर किसी व्यक्ति से इस चीज़ की जानकारी नहीं ली है तो इसमें एजेंट की गलती मानी जाएगी और जिस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को कराया है उसके फैमिली वालों को इस सब चीज़ों को करने का अधिकार रहता है। दोस्तों, इसके बाद में स्पष्टीकरण, कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा या आग्रह और अपनी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट माना जाएगा। मतलब स्पष्टीकरण में साफ साफ दिया गया है उसकी सौदेबाजी करता है। मतलब यदि कोई जो भी व्यक्ति संविदा का आग्रह या उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता या एजेंट माना जाएगा। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि कोई भी जो व्यक्ति आपका बीमा करा रहा है उसे आपका एजेंट माना जा सकता है। दोस्तों, जीवन बीमा इसमें आपका एजेंट होना आवश्यक नहीं है। जैसे बैंक वगैरह हैं वो भी आपका बीमा कराते हैं तो उनको भी यहाँ पर वही माना जाएगा। कोई संस्था है वो आपका बीमा कराती है तो उसमें भी आपको वही माना जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या किसी राइडर की तिथि 3 वर्षों के अंदर जो भी बाद में हो किसी भी समय इस आधार पर प्रश्नों के लिए बुलाया जा सकता है कि
जीवन काल के संबंधित तत्प्रस्ताव में किसी अन्य कागजात जिस आधार पर पॉलिसी जारी की गई है पुनर्चलित की गई है, राइडर जारी किया गया था, छपाया गया था या गलत दिखाया गया था। दोस्तों इसमें भी आपका यही ऑप्शन है कि अगर आप कोई गलत चीज़ मेंशन करते हो और 3 वर्ष के अंदर अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आपको ऑफिस में बुलाया जा सकता है और इसके बाद में जो नीचे ऑप्शन है वो भी आपका यहाँ पर साइन होगा। मतलब जो सब चीज़ें हैं आपने एक बार पढ़ी हैं उसके बाद ही आपने साइन किए हैं। LIC इसी चीज़ को मानती है, इसलिए आपके यहाँ पर भी साइन कराती है। दोस्तों इसके बाद में बीमा अधिनियम की धारा 41 सेक्शन में आपका जो बताया गया है वो है आपका भारत के कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा जोखिम संबंधी बीमा लेने, नवीनीकरण करने अथवा उसे जारी रखने के लिए प्रलोभन हेतु अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग अथवा पॉलिसी के वर्णित प्रीमियम पर कोई छूट नहीं दे सकता, सिवाय उस छूट के जो बीमाकर्ता के विवरण पत्र अथवा सूची में प्रकाशित है, बशर्ते बीमा अभिकर्ता द्वारा स्वयं के जीवन पर स्वयं द्वारा ली गई पॉलिसी जीवन बीमा पॉलिसी के संबंधित कमीशन की प्राप्ति को इस उपधारा के अंतर्गत प्रीमियम में छूट की स्वीकृति नहीं माना जाएगा। यदि बीमाकर्ता द्वारा ऐसी स्वीकृति निर्धारित शर्तों की संतुष्टि करती है जिसमें यह बताया गया है कि बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त या वास्तविक बीमा अभिकर्ता है। मतलब दोस्तों इसमें जो भी है अगर कोई व्यक्ति या कोई एजेंट अपनी कमीशन को इसमें मेंशन करता है या किसी व्यक्ति को देता है तो वो LIC इसको गलती मानेगी और इसमें भी आपका कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों इसके बाद में इस धारा के प्रावधानों के कार्यान्वयन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। यह दंड 10 लाख रुपए हो सकता है। मतलब यदि ऐसी कोई एजेंट गलती करता है कमीशन देने की तो उसका जो फाइन है वो 10 लाख रुपए लगता है और लोग इस गलती को दोहराते हैं और इस गलती को करते भी हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इस गलती को मेंशन कर दिया तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो साइन होते हैं वो आपके साइन होते हैं और बगल में जो साइन होते हैं वो एजेंट के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर जो घोषणा की गई है वो आपके एजेंट के लिए की गई है। दोस्तों यहाँ पर उसके साइन होना अनिवार्य है। दोस्तों इसके बाद में जो ऑप्शन है वो है आपका प्रस्ताव संख्या, जो भी आपका प्रोपोजल नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। क्या आप प्रस्तावक के तहत निपटान विकल्प परिपक्वता हेतु के लिए लाभ उठाना चाहते हैं, हाँ या नहीं। दोस्तों इसमें भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। निपटान विकल्प की अवधि वर्षों में कितने वर्षों में आप मेंशन लेना चाहते हो। क्या निपटान विकल्प मतलब ये भी आपका एक अलग से फॉर्म हो गया जिसमें आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है कि आप जो लास्ट का जो सिस्टम है उसको कितने वर्षों तक लेना चाहते हो या कितने सालों में आप मेच्योरिटी सेटलमेंट कराना चाहते हो। और उसके बाद भी आपका सारा ऑप्शन नीचे दिया है, त्रैमासिक, मासिक, सारा ऑप्शन। इसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन दिया रहता है, ये लोग समझते हैं कि ये आपकी कोई पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर आपको हम इसको बताते हैं कि ये क्या है। यदि प्रस्तावित व्यक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति जिसका बीमा कराया जाना है द्वारा आश्वस्त किए जाने वाले विकल्प के अनुसार न्यूनतम क्लेम राशि, न्यूनतम किस्त राशि जैसा कि नीचे उल्लेखित है प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है तो दावा प्रक्रिया का भुगतान केवल एकमुश्त किया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है अगर उससे आपका कम होता है तो आपको 1/7 राशि दी के मतलब जो राशि है वो आपको दी जाएगी या कम जो है आपको दी जाएगी। इसमें आपका सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया है किस्त भुगतान विधि और न्यूनतम किस्त राशि, मतलब अगर आप उसका पेमेंट जो है मंथली लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 5,000 रुपये महीने आने चाहिए। अगर 5,000 रुपये महीने नहीं आते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका 3 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपको महीने के महीने नहीं मिलेगा। जब भी आपका जो पेमेंट मिलेगा आपको वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए तभी आपके लिए मिलेगा। अगर 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा तो वो आपके लिए क्लेम यहाँ पर नहीं देगी। दोस्तों यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है जो आपका मेच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन है। दोस्तों इसके बाद में त्रैमासिक का 15,000 है, अर्धवार्षिक का 25,000 है और वार्षिक का आपका 50,000 रुपये है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन है जो आपका आखिरी फॉर्म है, इसमें भी सबसे ऊपर आपको दिनांक और स्थान लिखना पड़ता है। बीमे व्यक्ति जिस व्यक्ति ने साइन किए हैं इसका मतलब हो गया आपने इस फॉर्म पर साइन कर दिए कि जो आपका मेच्योरिटी सेटलमेंट है वो नहीं कराना है या कराना है, ठीक है। इसके बाद में प्रस्ताव संख्या प्रपोजल नंबर डलेगा। उसके बाद में भी आपका ऑप्शन है कि क्या आप प्रस्ताव के तहत किस्तों के मृत्यु लाभ लेना चाहते हो। मतलब इसमें जो आपका जो 20वें ऑप्शन आपने हाँ का दिया था, हमने आपको 2 ऑप्शन बताए थे कि मृत्यु लाभ आप किस्तों में लेना चाहते हो या मैच्योरिटी लाभ जो आप है किस्तों में लेना चाहते हो। तो जी आपका जो ऑप्शन है वो किस्तों में लेने के लिए ऑप्शन है। और इसमें भी आपका ये ऑप्शन दिया है कि अगर आपका जो मंथली पेमेंट है या मंथली जो भी आपका क्लेम बन रहा है अगर 5,000 से कम है तो आपको मंथली नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद में नीचे आपके साइन हो जाएंगे और डेट भर के आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको मैंने 300 नंबर फॉर्म की इसलिए दी कि 300 नंबर फॉर्म एजेंट हर एक दिन अपना फॉर्म नया नया भरता है
और हर एक व्यक्ति के लिए 300 नंबर फॉर्म भरना अति आवश्यक है। यदि उसके नाम से कोई बीमा करना है तो 300 नंबर फॉर्म उसके लिए नाम से भरा जाना चाहिए। 300 नंबर फॉर्म LIC का मेन बेस है जिसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का बीमा का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। दोस्तों, सही जानकारी देखते रहिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।